नमस्कार। आज हम बिहार के बेगूसराय के एक मामले की पड़ताल कर रहे हैं। अब देखिए, पहली नज़र में ये दहेज प्रताड़ना का एक सीधा साधा मामला लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी परतों को खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये मामला असल में हमारी कानूनी व्यवस्था के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को दिखाता है। बिल्कुल, ये उन मामलों में से है जो हमें ये सिखाते हैं कि अदालत के अंदर जो होता है वो हमारी आम धारणाओं से काफी अलग हो सकता है। हाँ, एक तरह से सच और सबूत के बीच की लड़ाई। सही कहा। तो हमारे पास जो जानकारी है वो बेगूसराय की एक अदालत के फैसले से जुड़ी है। मामला एक पत्नी का है जिसने अपने पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मुकदमे के आखिर में पति को बरी कर दिया गया। बिल्कुल, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले किरदारों को समझते हैं। मामला है भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव का। सर्वेश सुमन और उनकी पत्नी, जिनकी शादी हुई थी 30 जून 2017 को। एक सामान्य शुरुआत। हाँ, एक ऐसी शुरुआत जो बहुत जल्दी एक कानूनी लड़ाई में बदल गई। बहुत ही जल्दी। शादी के सिर्फ 2 साल के अंदर 2019 में पत्नी ने अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस फाइल कर दिया। एक पल के लिए अगर सोचें तो कितना अजीब लगता है। एक रिश्ता जो इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ, वो सिर्फ 2 साल में पुलिस, वकील और अदालत की फाइलों में एक केस नंबर बन के रह गया। और आरोप भी, जैसा मैंने कहा, बहुत संगीन थे। संगीन ही नहीं, बहुत विशिष्ट भी थे। शिकायत के मुताबिक प्रताड़ना शादी के ठीक अगले दिन से। अगले ही दिन से? हाँ, 1 जुलाई 2017 से ही शुरू हो गई थी। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला दावा है कि कोई रिश्ता 24 घंटे में इस कदर बिगड़ जाए। और मांग क्या थी? मांग थी एक 4 पहिया गाड़ी और 10 लाख रुपए नकद की। और आरोप सिर्फ पैसों की मांग तक ही तो सीमित नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोप ये भी था कि मांग पूरी ना होने पर उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें एक कमरे में बंद रखा जाता था। अच्छा। और शादी के करीब 1.5 महीने बाद 20 अगस्त 2017 को उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। तो ये घटनाओं का एक बहुत ही तेज और गंभीर क्रम है। जैसा कि ऐसे कई मामलों में होता है, आरोप सिर्फ पति पर तो लगे नहीं होंगे। नहीं, पत्नी ने सास, ससुर और परिवार के दूसरे लोगों को भी आरोपी बनाया था। ये एक आम चलन है। हाँ, अक्सर पूरे परिवार को शामिल कर लिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर इस केस का पहला कानूनी फिल्टर सामने आता है। जब मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ पति सर्वेश सुमन के खिलाफ ही संज्ञान लिया। संज्ञान लेना, ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर इसका ठीक मतलब क्या है? क्या अदालत ने बाकी परिवार को पहली नजर में ही क्लीन चिट दे दी? क्लीन चिट कहना सही नहीं होगा। संज्ञान लेना एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का पहला दरवाजा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि शिकायत पहले इस दरवाजे पर दस्तक देती है और जज ये देखते हैं कि शिकायत में इतना दम है भी या नहीं कि दरवाजा खोला जाए और उसे मुकदमे के लिए अंदर आने दिया जाए। अच्छा। तो एक तरह से अदालत ने कहा कि पति के खिलाफ तो धुआं उठता दिख रहा है, तो आग है या नहीं ये देखने के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन बाकी परिवार वालों के खिलाफ धुआं भी नहीं दिख रहा, इसलिए उन पे केस चलाने का कोई मतलब नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। अदालत को शायद लगा होगा कि बाकियों के खिलाफ आरोप उतने स्पष्ट नहीं थे या उनके समर्थन में कोई शुरुआती सबूत नहीं थे। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। हाँ। ताकि बिना किसी ठोस आधार के लोगों को सालों तक चलने वाली मुकदमेबाजी से ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो अब मुकदमे का फोकस सिर्फ पति पर आ गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो दहेज प्रताड़ना का कानून है, यानी धारा 498A, ये है क्या और इसे लेकर इतनी बहस क्यों होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, धारा 498A को 1983 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। मकसद साफ था, उन महिलाओं को बचाना जिन्हें दहेज के लिए उनके पति या ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से। हाँ, दोनों तरह से। और एक बहुत जरूरी कानून है जिसने लाखों महिलाओं को सुरक्षा भी दी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर खूब चर्चा होती है, खासकर इसके कथित दुरुपयोग को लेकर। हाँ, और हमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए। एक तरफ ये कानून महिलाओं के लिए एक ढाल की तरह है, तो दूसरी तरफ खुद अदालतों ने कई बार ये कहा है कि कभी-कभी इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता है। व्यक्तिगत बदला लेने के लिए है कि ये कानून एक ही समय में सुरक्षा कवच भी है और विवाद का विषय भी। बिल्कुल सही। चलिए अब वापस अपने केस पर आते हैं।
तो अदालत ने सिर्फ पति पर केस चलाने का फैसला किया। यहाँ से मामला असल में कोर्टरूम के अंदर पहुंच गया। अब बारी थी सबूतों और गवाहों की, है ना? यहीं पर कोई भी केस या तो बनता है या बिखर जाता है। एकदम। इस मामले में अभियोजन पक्ष यानी पत्नी की तरफ से सिर्फ 3 गवाह पेश किए गए। सिर्फ 3? हाँ, एक वो खुद, दूसरे उनके पिता और तीसरे परिवार के ही एक और सदस्य। और यहीं पर बचाव पक्ष के वकील चंद्रमौली प्रसाद सिंह की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन तीनों गवाहों से जिरह की, जिसे हम अंग्रेजी में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये किसी भी कोर्टरूम ड्रामा का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है, जहां एक वकील दूसरे पक्ष के गवाहों से तीखे सवाल पूछता है। ये सिर्फ तीखे सवाल पूछना नहीं है, ये एक तरह से सच्चाई की परतें उधेड़ रहा है। इसका मकसद ये देखना होता है कि गवाह की कहानी में कितना दम है, क्या वो अपनी बात पर कायम है, क्या उसके बयानों में कोई विरोधाभास है। और इस केस में क्या हुआ? हमारे स्रोत के मुताबिक इसी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष का केस पूरी तरह बिखर गया। गवाह अदालत में प्रताड़ना के आरोपों को साबित ही नहीं कर पाए। अदालत सिर्फ ये देखती है कि जो कहा जा रहा है क्या उसे सबूतों के पैमाने पर तौला जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि शिकायत में लिखी बातें बहुत सख्त होती हैं, लेकिन जब वकील जिरह में पूछता है, ठीक है, आप कह रही हैं कि 20 अगस्त को मारपीट हुई, सुबह हुई या शाम को, कौन से कमरे में हुई, क्या किसी ने देखा, आपके शरीर पर चोट के निशान कहाँ थे, क्या आपने कोई मेडिकल जांच करवाई थी? तो गवाह इन डिटेल्स में फंस जाते हैं। बिल्कुल, उनके बयानों में विरोधाभास आ जाता है। एक गवाह कहेगा घटना सुबह हुई, दूसरा कहेगा शाम को हुई। बस यहीं से केस कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इन सब के बाद एसडीजेएम रूबी कुमारी की अदालत ने पति सर्वेश सुमन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। और ये जो वाक्य है साक्ष्य के अभाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत कह रही है कि प्रताड़ना हुई नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने पति को बेगुनाह नहीं कहा, बल्कि अभियोजन पक्ष को नाकामयाब कहा। फौजदारी मामलों में अभियोजन पक्ष को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी हर वाजिब शख्स से परे साबित करना होता है। इसमें एक जबरदस्त मोड़ आता है। हाँ, और ये मोड़ हमें दिखाता है कि कानूनी दुनिया कितनी उलझी हुई हो सकती है। क्या हुआ? ये आपराधिक मामला भले ही एसडीजेएम कोर्ट में खत्म हो गया हो, लेकिन इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच एक और मामला परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में अभी भी चल रहा है। अरे वाह, मतलब एक लड़ाई खत्म हुई तो दूसरी पहले से ही चल रही थी। हाँ, ये तो किसी शतरंज के खेल जैसा है, जहाँ 2 बोर्ड पर एक साथ खेला जा रहा हो। तो जो सबूत क्रिमिनल कोर्ट में नाकाफी थे, हो सकता है वो फैमिली कोर्ट के लिए काफी हों। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट में दहेज प्रताड़ना के आरोप से बरी हो सकता है, लेकिन उसी समय फैमिली कोर्ट उसी प्रताड़ना को आधार मानकर उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों अदालतें एक ही घटना को 2 अलग-अलग चश्मों से देख रही हैं। एक अपराध के चश्मे से, दूसरा पारिवारिक दायित्व के चश्मे से।